हमने अब तक डिफरेंट दो इक्वेशंस कंप्लीट किए। सबसे पहले तो एक्सेसिव ग्रेविटी हाइट के साथ कैसे चेंज होगी, सो g1 माइनस 2h बाय r। डेप्थ के साथ चेंज होगी ge 1 माइनस d अपन re। सिमिलरली इन लोगों ने और एक फार्मूला दी, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी लैटिट्यूड के साथ कैसे चेंज होगी। ओके, वही उसने कंप्लीट करके, हाँ लैटिट्यूड के साथ एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी कैसे चेंज होगी। तो इसके लिए फार्मूला लिखी g1 माइनस ओमेगा स्क्वायर cos square theta by r is cos square theta by g। ये वाली फार्मूला उन्होंने लिख के दी, पूरी डिराइव की, लेकिन उसकी जरूरत नहीं, फार्मूला याद रखो तो भी चलेगा। अब लैटिट्यूड का मतलब क्या होता है, अर्थ की सरफेस के ऊपर किसी भी प्लेस, यहाँ कोई प्लेस है ओरिजिन के साथ फ्रेंड, ये जो आपको मिलता है ना वो थीटा सर लैटिट्यूड। इक्वेटर पे सपोज कोई ऑब्जेक्ट होगी तो थीटा इक्वल टू 0, लेकिन पोल पे होगा तो थीटा इज इक्वल टू 90। थीटा इज इक्वल टू 90। सपोज आपने इक्वेटर पे लिया तो थीटा इक्वल टू 0, cos 0 1, तो 1 मतलब cos 0 1 होगा, मतलब क्या होगा कि g इज सॉरी g डैश, g नहीं लिखेंगे, g डैश इज इक्वल टू g 1 माइनस r ओमेगा स्क्वायर बाय g। मतलब एक्सेशन टू ग्रेविटी की वैल्यू लैटिट्यूड पे सॉरी इक्वेटर पे कम मिलेगी, यहाँ वैल्यू कम होगी। यहाँ के लिए लिखना है सो g माइनस g into 1 माइनस r ओमेगा स्क्वायर बाय g, कहाँ फॉर इक्वेटर। लेकिन पोल के लिए लिखना है तो ये 90 होगा। 90 इसलिए कि इक्वेटर के साथ जो एंगल बनता है उसको ही लैटिट्यूड बताया जाता है। ओके, तो ये पोल के लिए 90 होगा, cos 90 मतलब 0, cos 90 मतलब 0, मतलब ये पूरी टर्म 0 हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे, g डैश इज इक्वल टू g ओनली। हर एक चीज और भी याद रखो कि दोनों रेडियस, मतलब पोल वाली रेडियस और इक्वेटर वाली रेडियस डिफर है। ये रेडियस कम है और ये रेडियस ज्यादा है, एग्जैक्ट स्फेरिकल शेप नहीं है। ओके, इक्वेटर वाली रेडियस 21 किलोमीटर ज्यादा है पोल की रेडियस से, इक्वेटर वाली रेडियस 21 किलोमीटर ज्यादा रहेगी। क्लियर, तो एग्जैक्ट वैल्यू पोल पे कंसीडर की जाती है क्योंकि डिस्टेंस कम है और यहाँ डिस्टेंस ज्यादा, इसलिए एक्सेसिव ग्रेविटी डिक्रीज होगी। मैंने खुद इसलिए आपको एक्सप्लेन किया कि ये चीज पता चल कि एक्स है और ये वैल्यू कम, मतलब एग्जैक्ट वैल्यू आपको कहाँ मिलेगी, पोल पे। पोल से आप इक्वेटर की ओर आएंगे तो एक्सेसिव ग्रेविटी डिक्रीज होगी और इक्वेटर से पोल की ओर जाए तो एक्सेसिव ग्रेविटी इंक्रीज होगी। ये सब एमसीक्यू होते हैं और इसलिए 70 नंबर क्वेश्चन लिखना नहीं, लेकिन ये इंफॉर्मेशन याद रखनी है। क्लियर, और किसी भी एंगल के लिए कैलकुलेशन पूछी तो आप इससे कंप्लीट कर सकते हैं। ये वाली इसकी फॉर्मूला है, तीनों की फॉर्मूला इक्वल है। देखो एक्सेस ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ वो कॉमन करके निकाल, 1 माइनस सबकी फॉर्मूला इस तरह से रहेगी, 2h अपन आर फॉर हाइट, d अपन आर डेप्थ एंड 1 माइनस आर ओमेगा स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा बाय lambda g, वो लैटिट्यूड्स के साथ चेंज होगा। लेकिन इसको आप पूरा लिखेंगे नहीं, प्रिपेयर करने की जरूरत नहीं, मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन किया। ओके, नाउ 18 नंबर से आप लिखेंगे। 18 नंबर क्वेश्चन जो है उसकी इंपोर्टेंस ज्यादा है, टेक्स्ट में इंफॉर्मेशन नहीं दी, लेकिन ये इंफॉर्मेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी का मतलब क्या होता है कि यूनिट मास वाली ऑब्जेक्ट जो है, यूनिट मास वाले जिसके ऊपर जब फोर्स लगता है, यूनिट मास m इक्वल टू 1 kg, उसके ऊपर अर्थ जब फोर्स देगा, एज फॉर एग्जांपल उसने डायग्राम ड्रॉ करके दिया x y, अब ये z लिखेंगे। ऐसा बताया कि यहाँ एक ऑब्जेक्ट जिसके लिए मास m इक्वल टू 1 kg, m इक्वल टू 1 kg, ये पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन, लेकिन इसके ऊपर लगने वाली फोर्स तो इधर होगी। ओके, यहाँ जो ऑब्जेक्ट है उसकी मास सपोज कैपिटल M, जो ओरिजिन पे मैंने रखा, तो फोर्स F इज इक्वल टू G कैपिटल M स्मॉल m और डिस्टेंस r स्क्वायर। ओके, और डिस्टेंस के साथ r कैरेट भी लिखेंगे, क्यों, फोर्स जो लगेगा वो r कैरेट की डायरेक्शन में होगा। क्लियर,
सो जी एम स्मॉल एम अपन आर स्क्वायर इंटू आर कैरेट। लेकिन जब आप मास m इक्वल टू 1 kg लेंगे, जब आप स्मॉल m इज इक्वल टू 1 kg लेंगे तो F इज इक्वल टू वेक्टर I हो जाएगा, मतलब इंटेंसिटी of gravitational field. So G capital M small m equal to 1 R square into R caret, and therefore intensity I is equal to G M R caret by R square. ऐसे तो ये फॉर्मूला आप चेक करेंगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि ये फॉर्मूला में ज्यादा कुछ चेंज है ही नहीं, क्योंकि सपोज मुझे अर्थ के लिए लिखना है, ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी है, अर्थ के लिए सपोज ये लिखना है तो ये होगा G M अपॉन R स्क्वायर, सिर्फ मैग्नेट लिख रहा हूँ, इंटेंसिटी मैग्नेट। तो जी हो गया, m की जगह लिखेंगे एम ई अपॉन आर की जगह आर स्क्वायर। तो इतना एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। यूनिट क्या होगी इसकी, यूनिट क्या होगी? ये एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी है तो उसकी यूनिट क्या होगी? पहले भी हमने डिस्कस किया था, किसी भी टाइप के एक्सेलरेशन हो तो यूनिट ओनली मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी बोथ आर सेम, तो इसकी यूनिट भी क्या होगी? मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। लेकिन वो लोग उसको न्यूटन अपन केजी लिखेंगे। क्यों न्यूटन अपन केजी? मैंने अभी बताया इंटेंसिटी इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास, यूनिट मास वाली ऑब्जेक्ट पे लगने वाली ग्रेविटेशनल फोर्स इज इक्वल टू इंटेंसिटी, इज इक्वल टू इंटेंसिटी। और इससे नहीं यूनिट बने न्यूटन अपॉन केजी, लेकिन इसकी भी डायमेंशन फार्मूला वही आएगी। मीटर पर सेकंड स्क्वायर की डायमेंशन फार्मूला क्या होती है? m0 l1 t minus 2 l1 t minus 2। तो इसके लिए भी वही होगा, डिराइव करके चेक करो। न्यूटन मतलब m1 l1 t minus 2, kg मतलब m raised to 1, so m0 l1 t minus 2। इस तरह से रहेगा। क्लियर? चलो एक बार पूरा 18 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट करना है, पूरा 18 नंबर क्वेश्चन एक बार इसको कंप्लीट करके देना है, जिसमें इंटेंसिटी की इंफॉर्मेशन दी। इंटेंसिटी का यूज क्या है? इंटेंसिटी जब भी आपको कंप्लीट करनी, सपोज ऐसे पर बताया जाए तो इंटेंसिटी आप कैसे है, तो F इज इक्वल I इंटू एम। आई मतलब इंटेंसिटी, एम मतलब जिस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगता है वो, तो वही हुआ ना, फोर्स इज इक्वल टू, ये भी I की डायरेक्शन और F की डायरेक्शन दोनों इक्वल है, स्केलर है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स की फॉर्मूला होता है I इंटू एम, जैसे F इक्वल टू एम ए लिखते थे, सिमिलर मेथड से होता है, क्योंकि एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो पहले 18 नंबर क्वेश्चन एक बार प्रॉपर्ली पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर 18,
कंप्लीट पढ़ लिया बाकी? डन सर। यूनिट डायमेंशन फॉर्मूला सभी जगह प्रॉपर्ली याद रखो। और सपोज आपने पूरा पढ़ा हो तो एक चीज और भी लिखी है उसमें कि जिस तरह की ग्राफ हमने लास्ट लेक्चर के अंदर ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन वर्सेस डिस्टेंस की ड्रॉ की थी, सिमिलर इंटेंसिटी के लिए होता है। पब्लिक करके मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। ओके, सेंटर से जैसे आप रेडियस की ओर आएंगे, ये आर ई, आर इज लेस देन आर ई, ये आर इक्वल टू आर, और आर इज ग्रेटर देन आर ई। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज होगा, मैक्सिमम सरफेस होगा, बाद में इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, इस तरह से डिक्रीज हो जाएगा। दोनों के लिए ग्राफ इक्वल है, तो लिखा है आई वर्सेस आर और जी वर्सेस आर, दोनों जो ग्राफ है वो इक्वल रहेंगे। क्लियर? अब होगा ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी से लिखा है व्हाट इज द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी ना, व्हाट इज द जीरो पोटेंशियल एनर्जी। ओके, अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी का मतलब कि जब दो ऑब्जेक्ट आपने रखी है, m1 और m2 मास है, दोनों के बीच जो डिस्टेंस वो r करके लिखेंगे, जिससे न्यूटन्स ग्रेविटेशनल लॉ में हमने ड्रॉ किया था सिमिलर मेथड से। ये r1 टू r लिखो चलेगा, चलो ये m1, ये m2। ओके, फर्स्ट ऑब्जेक्ट पे सेकंड से लगने वाली फोर्स F12, नॉट 12 बट F12, फोर्स ऑन फर्स्ट ड्यू टू सेकंड। सिमिलरली F21, फोर्स ऑन सेकंड ड्यू टू 1। ओके, F21। ओके, दोनों ऑब्जेक्ट पे लगने वाली फोर्स इक्वल और क्या हो जाएगी, अपोजिट। लेकिन एक चीज है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अराउंड जो भी आप चेक करो वहां इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड होगी, और ग्रेविटेशनल फील्ड से उसके पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी होगी। ओके, और ये जो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी है, सिंपल चीज है, इसमें लिखा है कि when the distance between the two objects decrease, the work is done by the gravitational force। जैसे जब डिस्टेंस कम करेंगे क्या होगा, वर्क इंक्रीज होगा, डिस्टेंस जो डिक्रीज मतलब जो भी होगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स होगा। फोर्स ज्यादा, जैसे आप अंदर ले जाएंगे, अट्रैक्टिव फोर्स है जल्दी आ जाएगा, रिपल्सिव बाहर, लेकिन ग्रेविटेशन में कभी रिपल्सिव फोर्स नहीं होता। ओके, ओनली एंड ओनली अट्रैक्टिव फोर्स रहेगा। तो उससे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला बताई, द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ मास स्मॉल m फ्रॉम इनफिनिट डिस्टेंस द पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अदर बॉडी इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। इनफिनिट डिस्टेंस से आप किसी भी ऑब्जेक्ट को सपोज अर्थ सरफेस पे लाएंगे, अदर ऑब्जेक्ट की जगह हमने अर्थ लिया, इनफिनिट डिस्टेंस से किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ के सरफेस पे लाएंगे। ओके, तो जो भी वर्क करना पड़ेगा, जो भी वर्क, उसको क्या लिखेंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। ओके, व्हेन अ बॉडी इज एट अ इनफिनिट डिस्टेंस, जब डिस्टेंस कैसा होगा, इनफिनिटी, तो इसका मतलब वहां फोर्स नहीं लगता, क्योंकि फॉर्मूला आप सपोज लिखेंगे F इज इक्वल टू जी m1 m2 बाई आर स्क्वायर। ओके, आर इक्वल टू इनफिनिटी, फोर्स कितना होगा, आर इज इक्वल टू, हमने इनफिनिटी रखा तो इनफिनिटी स्क्वायर आल्सो इनफिनिटी। ओके, तो क्या लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन इनफिनिटी। 1 बाय इनफिनिटी मतलब क्या होता है, 1 अपॉन इनफिनिटी। क्या आंसर होगी, इंफिनिटी। 1 अपॉन इनफिनिटी मतलब 0, 1 अपॉन इनफिनिटी मतलब 1 अपॉन 0। ओके, इसको आप इनफिनिटी बता सकते हैं, लेकिन सॉरी 1 अपॉन सर इनफिनिटी 1/0 यानी 0 नहीं? नहीं, उसको ऐसे एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इसलिए इनफिनिटी बता दे। 1 अपॉन 0 मतलब इनफाइनाइट टाइम कर सकते हैं ना, इनफाइनाइट टाइम, ऐसे वो प्रोसेस पॉसिबल है ही नहीं। लेकिन 1 अपॉन इनफिनिटी मतलब आप 1 को इन्फिनिटी टाइम डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब कुछ नहीं बचने वाला, क्योंकि इन्फिनिटी नहीं जानते। 1 अपॉन इन्फिनिटी इक्वल टू 0 हो जाएगा। ओके, बहुत सारी टर्म मैथमेटिकल ऐसी है कि जिसको तो सर 1/∞ जानते नहीं है तो इन्फिनिटी होना चाहिए ना, 0 ऐसे वैल्यू कैसे है? इन्फिनिटी मतलब 0 होगा, ये मैथमेटिकल प्रॉब्लम नहीं, ये राइट है। 1 अपॉन इन्फिनिटी लेंगे मतलब क्या है कि 1 को आप इन्फिनिटी टाइम डिवाइड करेंगे, इन्फिनिटी टाइम।
मतलब नंबर ऑफ टाइम, जो मतलब भाई प्रोसेस खत्म नहीं होने वाली, इसलिए कुछ नहीं बचने वाला, मतलब 0। 1/2 to the 0.5 मतलब 1/10 to 0.1, मतलब क्या ये इंक्रीज हुआ तो ये वैल्यू डिक्रीज होती है। आप चेक करो 1/2 1/5 तो ये 0.5, ये क्या लिखेंगे 0.2, मतलब ये नंबर इंक्रीज होता है तो ये वैल्यू डिक्रीज होती है। अब ये नंबर इंक्रीज होकर इनफाइनाइट तक चला गया तो कुछ नहीं बचने वाला, वहां क्या हो जाएगा 0 मिलेगा। और इसलिए 1/∞ इक्वल टू क्या लिखेंगे 0, तो इसका मतलब फोर्स 0। जब दो ऑब्जेक्ट के बीच वाली डिस्टेंस इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, इसका मतलब फोर्स ही नहीं लगेगा। और जब फोर्स नहीं लगता, जिस डिस्टेंस में फोर्स नहीं लगता, फोर्स की वैल्यू 0, तो मतलब पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगी 0 होगी। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस के लिए 0 पोटेंशियल एनर्जी बताई जाती है। कितनी 0। एक बार एक काम करो 19 नंबर वाली क्वेश्चन पढ़ो, पूरी इंफॉर्मेशन वहां लिख के दी है। बाद में हम क्या करेंगे पोटेंशियल एनर्जी की फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ये तो सिर्फ इंफॉर्मेशन, उसी इंफॉर्मेशन का यूज करके अर्थ के लिए पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है वो कैलकुलेट करते हैं। पहले 19 पढ़ लो चलो। डन सर। सर इसमें तो सिर्फ डेफिनेशन और वो ही दिया है इंफॉर्मेशन ही। हाँ इंफॉर्मेशन ज्यादा कुछ नहीं दिया, इंफॉर्मेशन डेफिनेशन, ये डेफिनेशन अंडरलाइन करनी है। और मेन वो एमसीक्यू की एट ए इनफाइनाइट डिस्टेंस व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी, तो 0, ये चीज याद रखनी है। और किस तरह से वो भी मैंने एक्सप्लेन किया कि 1/∞, इन्फिनिटी स्क्वायर मतलब भी इन्फिनिटी, तो वही होगा। क्लियर। और एक चीज याद रखिए 6 चैप्टर भी पढ़ा था तब से मैं बता रहा हूँ, हर एक पोटेंशियल एनर्जी, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी चैप्टर नंबर 6 में भी थी, एमजीएच करके लिखा था। एमजीएच ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी 1 to 10 तक पढ़ाया था, लेकिन हमने चैप्टर नंबर 6 में लिखा था W इज इक्वल टू -mg/2 - y1, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी, ये भी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी थी। ओके, लेकिन उसी चीज को डिफरेंट मेथड से आज लोगों ने एक्सप्लेन करके दिया।
चेक करना कुछ चेंज है ही नहीं, सिमिलर मेथड से उन लोगों ने बताया। लेकिन क्या है कि जो फॉर्मेट है, फॉर्मेट जो डेफिनेशन दी जाती है उस हिसाब से चेंज होता है। ओके चलो 19 क्वेश्चन हो गया। 20 नंबर में जो डायग्राम बना है उन लोगों ने, उस डायग्राम के हिसाब से बता रहा हूँ। अर्थ की रेडियस जो है वो आर ई जितनी है, ये सेंटर होगा। ओके यहाँ एक पी पॉइंट बताया। ओके अब इनफाइनाइट डिस्टेंस से सपोज ऑब्जेक्ट मैंने ए पे रखी, सपोज यहाँ बी पॉइंट, ए और बी के बीच की डिस्टेंस dx और ये टोटल डिस्टेंस इज x। टोटल डिस्टेंस क्या होगी x। ओके हाँ पी पॉइंट तक मुझे कैलकुलेट करना है तो पी पॉइंट के लिए डिस्टेंस में रखूंगा r। तो उन लोगों ने क्या बताया कि ऑब्जेक्ट की मास होगी स्मॉल m, mass of earth is me, radius of earth so re। ओके जैसे लिख दिया, सबसे पहले वही डेफिनेशन फिर से रिपीट की। द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी, सॉरी द वर्क डन इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास। अब देखो m की वैल्यू जो है, ये स्मॉल m जो है, स्मॉल m लिख रहा हूँ, इक्वल टू 1 kg यूनिट मास वाले ऑब्जेक्ट फ्रॉम इनफाइनाइट डिस्टेंस टू अ गिवन पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अदर बॉडी इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एट दैट पॉइंट। अब अदर बॉडी की जगह हमने अर्थ लिया, इनफाइनाइट डिस्टेंस से जो ऑब्जेक्ट है इसके लिए मास होगी 1। ओके उस मास को ग्रेविटेशनल फील्ड मतलब पॉइंट पी पे लाना है। जो भी वर्क करेंगे, ये जो भी फोर्स से जो वर्क होगी उसको क्या बताएंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। सबसे पहले तो सपोज ये वहां से x डिस्टेंस तक है, x डिस्टेंस मतलब a पॉइंट तक है, इनफाइनाइट से मैंने a तक लिया। जब a पॉइंट पे रखेंगे तो फोर्स होगा F इज इक्वल टू जी एम ई एम अपन एक्स स्क्वायर। मास ऑफ ऑब्जेक्ट सपोज पहले मैंने m लिखा, बाद में 1 करेंगे। ओके डिस्टेंस क्या होगा x स्क्वायर। लेकिन सपोज इतना डिस्प्लेस होता है, a टू b डिस्प्लेस होता है, तो इससे कितना वर्क होगा, तो लिखेंगे dw फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट मतलब a टू b। फोर्स क्या होगा g m e m अपन x स्क्वायर इनटू डिस्प्लेसमेंट इज dx, डिस्प्लेसमेंट dx इज कॉल्ड dw, स्मॉल वर्क dw। अब मुझे होल वर्क कैलकुलेट करना है इनफाइनाइट डिस्टेंस टू r, इनफाइनाइट से कहां तक मैं ले आऊंगा r तक मतलब p पॉइंट तक, इसके टोटल वर्क कैलकुलेट करना है। वर्क w इज इक्वल टू इंटीग्रेशन इनफिनिटी टू r, इनफिनिटी से स्टार्ट करके r तक आएंगे, p पॉइंट तक आएंगे तो क्या लिखेंगे dw। सो इनफिनिटी टू r व्हाट इज द dw, g me m dx upon x square, but g m e m is a constant, so infinity to r 1 upon r square dx, 1 upon r square क्या हो जाएगा dx, इसको x raised to -2, इसको x raised to -2। so now g m e m एक मिनट यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ इंटीग्रेशन की, x raised to n dx, x raised to n plus 1 upon n plus 1, ये मैंने ऊपर लिया तो x raised to -2 dx ऐसा होगा। इंटीग्रेशन क्या होगा, x raised to -2 plus 1 upon -2 plus 1, x raised to -1 upon -1, so -1 by x। पता चला इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन की यही फॉर्मूला हर बार यूज करते हैं। ओके तो इस पोर्शन की इंटीग्रेशन होगी -1 by x फ्रॉम इंफिनिटी टू r। अब पहले अपर लिमिट रखनी है, माइनस करके लोअर रखना है। सुना जी एम ई एम, पहले x की जगह r, सो -r माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 upon infinity, तो 1 upon infinity इक्वल टू 0। So now work is equal to minus g m upon r, मतलब इनफाइनाइट डिस्टेंस से p पॉइंट तक
m मास वाली ऑब्जेक्ट को शिफ्ट करना है तो इतना वर्क करना पड़ेगा। क्लियर? तो उसको ही क्या बताएंगे हम, पोटेंशियल एनर्जी। उसको ही क्या लिखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी। लेकिन सपोज ये चलो इसको ही पोटेंशियल एनर्जी बताया जाएगा, लेकिन ये काम हमको अर्थ की सरफेस तक करना होता था, यहाँ से अर्थ की सरफेस तक। तो वर्क इज इक्वल टू एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपन आर ई। ये डिस्टेंस आर की जगह क्या हो जाएगा, आर ई। ओके क्लियर? पता चल गया, वर्क इज इक्वल टू माइनस जी एम एम अपन। अब ये बताओ कि ये जो मोमेंट होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डिस्टेंस, नॉट स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। फोर्स में स्क्वायर होता है, एनर्जी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस की जगह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऐसा होगा। क्लियर? ओके चलो आप 21 स्कैन करो, मतलब पूरा एक बार पढ़ लो। उन लोगों ने जो 4 पॉइंट्स दिए, सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करके, इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, सभी फॉर्मूलाज हम जानते हैं, सभी फॉर्मूला हमको पता है, इसलिए इसको सिंप्लीफाई करने की जरूरत नहीं। लेकिन 20 नंबर क्वेश्चन जो प्रॉपर्ली होना चाहिए, 3 मार्क्स की तरह पूछा जाएगा, ये थियरी 3 मार्क्स में रहेगी। ओके सर। 20 नंबर।
डन सर। आज जो थ्योरी एक्सप्लेन की प्रॉपरली पता चलेगी तो ये जो मैं अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको 22 तक ले लेंगे। आज 22 तक क्वेश्चन कंप्लीट करें मतलब 2 पॉइंट्स हो जाएंगे। एक ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड सेकंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी नहीं, पोटेंशियल ओनली, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। जैसे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल उस तरह से रहता है। पोटेंशियल वी करके लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम वी करके लिखते हैं। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वी लिखो, फाई लिखो, बहुत सारे रेफरेंस बुक फाई एमटी सेट एमटी सेट में जो बताया जाता है उस तरह से लिखते हैं। तो ये डिस्क्रिप्शन पहले पता चल जाना चाहिए, इसलिए मैंने इंटीग्रेशन वाला पोर्शन नहीं लिखा कि याद रखना चाहिए। इस तरह से इंटीग्रेशन हमने किया, ओके। क्योंकि इसने लिखा एक्स रेस टू -2 करके, ये पावर ऊपर लिया, -2 हो गया। तो -2 के लिए क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला एक्स रेस टू एन dx, सो एक्स रेस टू n + 1 अपॉन n + 1। एक और फॉर्मेट भी इसमें बता रहा हूँ, कभी 1/x dx होता है ना, तो इसको एक्स रेस टू -1 करके, एक्स रेस टू -1 करके कभी उसको सॉल्व नहीं करते। 1/x dx लेता है नेचुरल लॉग ऑफ x, नेचुरल लॉग ऑफ x। हम जो लॉग यूज करते हैं बेस 10 होता है, ये नेचुरल है। बेस 10 में कन्वर्ट करना तो 2.303 log x बेस 10 ऐसा लिखा जाता है। मतलब 1/x dx की इंटीग्रेशन ऑलवेज नेचुरल लॉग ऑफ x, ये भी आएगा 11th में, लेकिन डिफरेंस बता रहा हूँ। ये 1/x² था, मैंने x to -2 dx किया, ओके। लेकिन 1/x को नेचुरल लॉग ऑफ x लिखना है, नेचुरल लॉग को 10 बेस में कन्वर्ट करना है, सो मल्टीप्लाई विद 2.303, इस तरह से हो सकता है, ओके। 21 नंबर क्वेश्चन, अब वही बताया, डेफिनेशन ऑफ द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, गिव इट्स यूनिट एंड वेक्टर या स्केलर क्या है वो कैलकुलेट करके दो। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी एंड ग्रेविटेशनल पोटेंशियल दोनों की डेफिनेशन में कुछ चेंज है ही नहीं। इसने लिखा पोटेंशियल में द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल ऑफ यूनिट मास at a point due to the gravitational force of earth is known as the gravitational potential. पोटेंशियल एनर्जी आपने कैलकुलेट अभी की थी, फार्मूला लिख रहा हूं, U is equal to minus gm upon r, अर्थ की सरफेस के लिए r, उसको आप 1 मिनट लेंगे, m is equal to 1, ओके। यूनिट मास के लिए जब पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट की जाती है तो उस पोटेंशियल एनर्जी को पोटेंशियल बताया जाएगा। क्या लिखेंगे हम, पोटेंशियल, ओके। बाद में उसने डेफिनेशन फिर से बताई, द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स इन ब्रिंगिंग अ बॉडी ऑफ यूनिट मास फ्रॉम इंफिनिटी डिस्टेंस टू अ गिवन पॉइंट इन अ ग्रेविटेशनल फील्ड इज कॉल्ड द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। दोनों डेफिनेशन में कुछ चेंज नहीं है, वो इनफाइनाइट डिस्टेंस से ऑब्जेक्ट जो लाते थे, ओके, वही ऐसा लिखा था। यहाँ बता m = 1 kg, यूनिट मास वाली ऑब्जेक्ट लाएंगे तो उसी पोटेंशियल एनर्जी को हम क्या बताएंगे, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, ओके। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपन मास, इसको कभी फाई भी लिखा जाए, एम्प्टी सेट की तरह फाई भी लिखते हैं, लेकिन पोटेंशियल इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी अपॉन मास, ओके। अब समझो कि ये तो स्केलर हो गया, क्योंकि ये भी स्केलर है, ये भी स्केलर है, इसका मतलब पोटेंशियल स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ओके। ये क्या होगा, स्केलर, इसको वेक्टर नहीं बताएंगे। सेकेंड चीज, इसकी यूनिट क्या होगा, तो जूल अपॉन केजी, सर आवाज नहीं आ रहा है, वीडियो भी पॉज हो गया। सर m0
ये किसकी डायमेंशन फॉर्मूला है? m0 L1 t minus 1 m0 L1 t minus 1 इसकी डायमेंशन फॉर्मूला है। ये डायमेंशन फॉर्मूला यार ये सब खत्म हो गया। इससे भी आप यूनिट बना सकते हैं। m kg के लिए होता है, ये मीटर के लिए होता है और ये सेकंड के लिए। m तो 0, L1 मतलब मीटर इज टू 1 नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। e रेज़ टू सेकंड माइनस मीटर सेकंड इज टू -1 किसकी यूनिट है? मीटर पर सेकंड किसकी यूनिट होगी? एक्सेलरेशन एक्सेलरेशन मीटर स्क्वायर। एक्सेलरेशन होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी या स्पीड, स्पीड या वेलोसिटी के लिए क्या लिखा जाता है? मीटर पर सेकंड। ओके, ये वेलोसिटी और स्पीड के लिए होता है ना। आप यूनिट जानते हैं तो आप डायमेंशन फॉर्मूला इजीली बना सकते हैं, क्योंकि यहाँ केजी m मतलब केजी क्योंकि नहीं है, मीटर है। ओके, L/1 टाइमिंग e⁻⁻1 हो गया। तो बहुत बार ऐसा पूछा है कि ये जो है ओके उसको आप वेलोसिटी स्क्वायर बोल सकते हैं। वेलोसिटी स्क्वायर इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। यस, क्योंकि वेलोसिटी का m0 L1 t minus 1 raised to square m0 L2 t minus 2। तो ये सब प्रॉब्लम कॉम्पिटिटिव क्रिएट करेगा और इसलिए जितने कंटेंट है क्लियर याद रखने। सपोज आप ये नहीं जानते तो इक्वेशन समझ में ही नहीं आएगा। ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को इक्विवेलेंट फिजिकल क्वांटिटी कौन सी? 1 अपन वेलोसिटी, वेलोसिटी स्क्वायर, 1 अपन वेलोसिटी स्क्वायर, ओके, या वेलोसिटी ओनली, ऐसे ऑप्शंस रख सकते हैं। तो आप इक्विवेलेंट फिजिकल क्वांटिटी में वेलोसिटी स्क्वायर, क्योंकि वेलोसिटी की डायमेंशन फॉर्मूला होती है m0 L1 t minus 1 raised to 2, therefore m0 L2 t minus 2, और ये दोनों इक्वल है। देखो पता चल गया, क्लियर? अब उन लोगों ने Yes, 21 में ऐसा कुछ नहीं दिया, 21 में फॉर्मूला कंप्लीट करके दी। तो यहाँ नीचे लिखते हैं 21 v इज इक्वल टू क्या लिखेंगे? पहले वर्क की फॉर्मूला माइनस जी एम ई एम अपन आर ऐसा था। इससे हमको लिखना है, ये मैंने एनर्जी की फॉर्मूला लिखी माइनस जी एम ई एम, यहाँ लिखो U इज इक्वल टू माइनस जी एम ई एम अपन आर रख दिया। m हो गया, m कैंसल, so v इक्वल टू माइनस जी एम ई अपन आर, द फॉर्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। बट द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ऑन सरफेस ऑफ अर्थ so minus g m e m upon r e, minus g m e minus g m e upon r e, क्लियर? ये तो कैलकुलेट कर सकते हैं। अब इसको कंप्लीट करना है तो कैलकुलेट हो सकता है। एक चीज और कि जो फॉर्मूला यहाँ लिखी जी एम ई एम अपॉन, तो एनर्जी ऐसे भी डिस्क्राइब कर सकते हैं, एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल इनटू मास। देखो ये पोटेंशियल की फॉर्मूला है, इतना पोर्शन सेपरेट कर लो तो इसको v लिखेंगे m, तो एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल इनटू मास करके भी लिखा जाएगा। पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इनटू मास। मुझे बताओ कौन सी फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, पोटेंशियल एनर्जी की या पोटेंशियल की? किस फिजिकल क्वांटिटी की मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, एनर्जी की या पोटेंशियल की? एनर्जी इक्वल टू पोटेंशियल इनटू मास, तो ये दोनों की कंपैरिजन करें तो किसके मैग्नीट्यूड ज्यादा होगी, एनर्जी या पोटेंशियल? energy, वैल्यू ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि u इज इक्वल टू v इनटू m, एंड सपोज v लिखना है तो u अपॉन m, मतलब एनर्जी पोटेंशियल से n टाइम्स मोर ज्यादा रहेगा। देखो जितने स्टेटमेंट एक्सप्लेन किए जाते हैं सब उस टाइप की क्वेश्चन भी क्रिएट की जाएगी कि पोटेंशियल इज दैट टाइम मोर, पोटेंशियल मतलब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, एनर्जी दैट टाइम
higher than gravitational potential m टाइम। जो ऑब्जेक्ट को आप मोशन कराएंगे, जो ऑब्जेक्ट आपने मोशन कराई, उस ऑब्जेक्ट के मास जितनी पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल से ज्यादा होती है, पोटेंशियल से क्या होगी, ज्यादा रहेगी। क्लियर? तो दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। 20 और 21 और 22। 21 में सिर्फ इंफॉर्मेशन दी और 22 में वो इक्वेशन सॉल्व करके दिया। ओके, पहले फटाफट दोनों पढ़ लो, 21 22। सर 22 में गिव द रिलेट बिटवीन क्या है, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी दिया है, तो वो कैसे करना है? तो यही है ना, ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। वही तो मैंने आपको बताया कि दोनों में से किसकी मैग्नीट्यूड ज्यादा है, तो पोटेंशियल, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी की। पोटेंशियल एनर्जी, फिर से बोलो। पता चल गया सर, इसमें भी वही दिया है, अभी वो पढ़ा मैंने। एनर्जी इज m times more with respect to gravitational potential। क्लियर? इसलिए कंटेंट एक्सप्लेन के बहुत सारे पॉइंट ऐसे भी है जो टेक्स्ट में नहीं है। चलो इंटेंसिटी या टेक्स्ट में नहीं थी, फिर भी मैंने एडिशनल में एक्सप्लेन इसलिए किया कि कॉम्पिटिटिव में सब क्वेश्चंस है। अब पॉइंट्स नहीं समझ पाएंगे तो बाद में ऐसा होगा कि ये पॉइंट कहाँ से आया, चलो ये रिलेशन नहीं जानते तो पोटेंशियल एनर्जी सेपरेट हो जाएगी, पोटेंशियल सेपरेट हो जाएगा, लेकिन कुछ है ही नहीं, दोनों इक्वल ही है। ओके, यूनिट मास के लिए कैलकुलेट किया मैंने, यूनिट मास के लिए तो बोथ आर सेम। चेक करो, m = 1 कर दो, m = 1, बोथ आर सेम है कि नहीं? पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी इक्वल कब होती है, ऐसा पूछेंगे तो जब मास = 1 kg। सिर्फ पढ़ने से नहीं होता, सिंपल मेरी बात सुनो, सिर्फ पढ़ने से नहीं चलता, हर एक की कंटेंट क्लियर करो, हर एक चीज की कंटेंट डिफरेंट रखो। U = V × M आपको दे दिया, बराबर, ये फॉर्मूला हम जानते भी है, और समझ रिलेशन भी पता चल गया कि पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल से m टाइम्स ज्यादा होती है, m टाइम्स। ओके, अब m टाइम्स ज्यादा तो है, बराबर, लेकिन उन्होंने क्वेश्चन ही ऐसा कर दिया कि सपोज यूनिट मास के लिए तो लिखना यूनिट मास के लिए पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी बोथ आर सेम। यूनिट मास के लिए दोनों क्या होगा, इक्वल। इसलिए थियरी तो बराबर है, लेकिन इस टाइप की जो कंटेंट हो क्वेश्चन में ज्यादा आएगी। क्लियर? 21 22 पढ़ लेना है, मतलब जो कितने क्वेश्चंस लिखने पड़ेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो मैंने 18 दिया था, 19 20 वो डिस्क्रिप्शन है, 21 22 5 क्वेश्चंस होंगे, 18 19 20 21 22। क्लियर? आज होमवर्क कौन कौन सी सब्जेक्ट की होती है हर रोज? ऐसे भी जब फिजिक्स होता है तब MWF में तीनों केमिस्ट्री बायोलॉजी। केमिस्ट्री बायोलॉजी मतलब मैथ्स। ओके, और सबमिट कब करना होता है सबका? 8 to 9 यस सर, 8 to 9 मैथ्स में भी और बायोलॉजी भी। चलो एक ऑप्शन करें तो थोड़ा बहुत टाइम मिले, ऐसे का ऑप्शन बता रहा हूँ कि सपोज आपकी होमवर्क शाम को मतलब 8 to 9 PM की जगह सपोज AM में सबमिट कर दो, चलेगा? चलेगा सर। टाइमिंग एक पूरी नाइट मिलेगी, मतलब आपको जो लिखना है 8 से पहले सपोज नहीं लिखा तो होमवर्क सबमिट नहीं कर पाते। तो एक काम ऐसा करते हैं कि होमवर्क आप MWF में जो है उसको TTS 8 to 9 सुबह सबमिट कर दो तो आपको टाइमिंग मिलेगी। क्लियर? आज आपने पढ़ा, आज रात को नहीं, लेकिन कल सुबह 8 to 9 में रात को भी कर दो ना सर, लेट तक 10 बजे तक भी एक्सटेंड कर दो तो भी चलेगा। है कि वो एक फिक्स टाइमिंग दे रखे ना 8 to 9, क्योंकि लेक्चर 9 o'clock स्टार्ट हो जाती है, उससे पहले कौन कौन ने किसने रखा नहीं रखा वो सब कंप्लीट हो जाए। क्लियर? ओके, मतलब मंडे का हम ट्यूसडे सुबह करेंगे और वेडनेसडे का हम थर्सडे सुबह। लेकिन आपको पूरा एक टाइम मिलेगा, अब सभी की आपको सबकी इन्फॉर्मेशन कंप्लीट करके लिखना है और रात 8 बजे तक कंप्लीट करना, तीनों सब्जेक्ट होने चाहिए ना। सपोज में फिजिक्स आपको नेक्स्ट डे 8 to 9 दे दूं तो एक पूरी टाइमिंग मिलेगी लिखने के लिए। क्लियर? चलो इस तरह से रखेंगे, कल सुबह 8 to 9 में सबमिट करना तो सर आज का कल करना है? कल करना है, इस तरह से रखो। ओके सर। तो क्या होगा, पूरी एक नाइट में लिखेंगे, मतलब आप बाकी सब होमवर्क कंप्लीट करने के बाद भी तो टाइम मिला तो रात में लिख के भी कल सुबह सबमिट कर सकते हैं। इससे टाइमिंग थोड़ा ज्यादा मिलेगा, फटाफट करने की जरूरत नहीं होगी, प्रॉपर्ली हो जाएगा। क्लियर? तो जो भी होमवर्क होता है MWF का वो TTS में सुबह 8 to 9 में सबमिट करना है। ओके? ओके।